Welcome to this lecture. So this is our unit number 22 of HRM, which is based on the topic is corporate sustainability and green HRM, a social and environment approach to people management. So now let's see the first topic, first point. दोस्तों बताया जा रहा है कि पास्ट में बिजनेसेस जो है उनका प्राइमरी फोकस था कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें शॉर्ट टर्म में। इसका मतलब वो प्रायोरिटाइज करते थे जितना मनी बना सके उतना, लेकिन वो हो सकता है कि इन्वायरमेंट के एक्सपेंस पे आए या सोसाइटी के एक्सपेंस पे आए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक फैक्ट्री है, वो अपने वेस्ट को डंप करती थी नियर बाय रिवर में ताकि पैसा सेव कर सके वेस्ट डिस्पोजल फी का, और ये हार्म कॉज करता था लोकल इकोसिस्टम को और कम्युनिटी को। दोस्तों जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड हुआ तो लोग इस बात को समझने लगे कि जो बिजनेस का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है इन्वायरमेंट पे, सोसाइटी पे। जैसे फैक्ट्री या दूसरे इंडस्ट्रियल साइट जो है पॉल्यूटेंट इमिट करते हैं जो कि हार्म कर सकता है ह्यूमन हेल्थ को, डैमेज कर सकता है इकोसिस्टम को। तो दोस्तों एक रिकॉग्निशन बढ़ा कि नीड्स टू कंसिडर सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी। दोस्तों बताया जा रहा है कि एम्प्लॉयज़ जो है एम्प्लॉयज़ जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी टीम वर्क को वैल्यू कर रही है, कोलैबोरेशन को वैल्यू कर रही है, तो ये हायर करेगी एम्प्लॉय को जो कि अच्छे हैं टीम में काम करने में और एक सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट को फॉस्टर करेगी। उसी तरह दोस्तों यदि कोई कंपनी सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करना चाह रही है तो वो इंकरेज करेगी एम्प्लॉय को कि ये प्रो इन्वायरमेंट फैक्टर को अडॉप्ट करे, जैसा कि रिसाइकलिंग, एनर्जी यूज़ को रिड्यूस करना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करना। दोस्तों प्रो इन्वायरमेंटल बिहेवियर जिसको शॉर्ट में पीवी कहा जाता है, पीवी बेसिकली वो एक्शन होता है जो कि इंडिविजुअल लेते हैं ताकि अपने इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट है उसको कम कर सकें। तो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में पीवी के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों? आप कम एनर्जी यूज़ करें, आप वेस्ट को रिड्यूस करें, आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को चूज़ करें। जब एम्प्लॉय इंगेज होते हैं पीवी में तो इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है पीवी के बारे में, आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि प्री इन्वायरमेंटल बिहेवियर जो है ये इन्वायरमेंट के लिए तो गुड है ही है, लेकिन दोस्तों ये कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में। जैसे मान लीजिए कि यदि एम्प्लॉय पेपर रिसाइकिल करेंगे या दूसरे मटेरियल को रिसाइकिल करेंगे तो कंपनी पैसा बचा सकती है वेस्ट डिस्पोजल फी और अपने ओवरऑल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम कर सकती है। इस कारण से क्या होगा, कंपनी का रेपुटेशन बढ़ेगा, ब्रांड इमेज बढ़ेगा, जिससे कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि जब भी एम्प्लॉय इंगेज होते हैं प्रो इन्वायरमेंटल बिहेवियर में वॉलंटरली खुद से, यानी यदि वॉलंटरली वो इंगेज हो रहे हैं प्रो इन्वायरमेंट बिहेवियर में, खुद से इंगेज हो रहे हैं, तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे और ऑर्गेनाइजेशन पे। जैसे मान लीजिए कि यदि एम्प्लॉय जो है लाइट को बंद करते हैं, कंप्यूटर को बंद करते हैं जब वो यूज में ना हो, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, एनर्जी सेव करती है, राइट। सो व्हाट डू कंपनी सेव एनर्जी। तो मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि जब एम्प्लॉय जो है प्रो इन्वायरमेंट बिहेवियर में इंगेज होते हैं वॉलंटरली, तो जैसे एम्प्लॉय जो है लाइट को टर्न ऑफ कर दिए, कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर दिए जब यूज में ना हो, तो कंपनी एनर्जी सेव करेगी, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगी। उसी तरह दोस्तों यदि एम्प्लॉय किसी इन्वायरमेंटल इशू को रिपोर्ट करते हैं तो ये भी कंपनी करेक्टिव एक्शन ले सकती है कि ऐसे फर्दर हार्म को प्रिवेंट कर सके। दोस्तों बताया जा रहा है कि एचआरएम का जो प्रैक्टिसेस है, एचआरएम प्रैक्टिसेस जो है टिपिकली एचआरएम प्रैक्टिसेस और टिपिकली फोकस, इसका फोकस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक गोल को मीट कर सकें, जैसे प्रॉफिट बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ऑल दिस थिंग। लेकिन दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कंसिडर करना कि कैसे ये गोल इंपैक्ट करेगा एनवायरनमेंट को और सोसाइटी को। जैसे मान लीजिए कि कंपनी जो है एक गोल सेट करती है कि अपने कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे लेबर को आउटसोर्स करके, वैसे कंट्रीज में जहाँ पे लोअर वेजेज है, वीकर लेबर लॉ है, लेकिन दोस्तों इस कारण से अनइथिकल लेबर प्रैक्टिस हो सकता है, सोशल इनइक्वालिटी हो सकता है, जो कि अल्टीमेटली कंपनी के रेपुटेशन को हार्म करेगा, बॉटम लाइन को हार्म करेगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है ये डिस्कस करते हैं। बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मैनेज विद अ फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। मैं आपको एक एक पॉइंट को क्लियरली समझाता हूं दोस्तों, लेट मी मेक इट क्लियर। दोस्तों यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जो लॉन्ग टर्म सक्सेस को इंश्योर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटाइज करे सस्टेनेबिलिटी को और कंसिडर करे कि सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसके ऑपरेशन का। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, राइट, तो सपोज देयर इज अ कंपनी, फॉर इंस्टेंस देयर इज अ कंपनी, वो इन्वेस्ट करेगी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में जैसे सोलर या विंड पावर में, ताकि अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सके और कंट्रीब्यूट कर सके क्लीनर इन्वायरमेंट में। उसी तरह दोस्तों एक कंपनी सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेगी ताकि इंश्योर कर सके कि मटेरियल और प्रोडक्ट जो है जो यूज़ कर रही है वो एथिकली और सस्टेनेबली सोर्स है। इस तरह से कंपनी जो है एक वैल्यू क्रिएट कर सकती है सारे स्टेक होल्डर के लिए, जिसमें कस्टमर, एम्प्लॉय और ब्रॉडर कम्युनिटी सब आते हैं। दोस्तों आइए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में आइए देखते हैं क्या बताया जा रहा है, लेट्स डिस्कस। बताया जा रहा है दोस्तों कि सस्टेनेबल एचआरएम के बारे में। सस्टेनेबल एचआरएम का मतलब कंपनी का जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उसका फोकस होता है कि वो प्रॉफिट से ज़्यादा ऊपर कुछ करे। जैसे मान लीजिए कि कंपनी कंसिडर करेगी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को, एम्प्लॉय की वेलबींग को। सो फ्रेंड्स सस्टेनेबल एचआरएम का मतलब कंपनी का जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है वो फोकस्ड होता है कि प्रॉफिट के अलावा और कुछ करे। जैसे मान लीजिए कंपनी कंसीडर करेगी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को, एम्प्लॉय की वेलबींग को और सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है इसे भी कंसीडर करेगी। इसके अंदर दोस्तों क्या क्या प्रैक्टिसेस आएगा, वर्क लाइफ बैलेंस,
फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना एम्प्लॉय के लिए, इंगेज करना सोशली रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज़ में जैसे वॉलंटियर करना, चैरिटेबल गिविंग करना। दोस्तों सस्टेनेबल एचआरएम जो है इसमें सारे के स्टेक होल्डर का नीड्स और पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखा जाता है। इसमें एम्प्लॉय, कस्टमर, इन्वेस्टर और ब्रॉडर कम्युनिटीज़ आते हैं। जैसे एक कंपनी एक पॉलिसीज़ क्रिएट करेगी, प्रैक्टिसेस क्रिएट करेगी जो कि प्रमोट करेगा डाइवर्सिटी को, इंक्लूजन को, फेयर और कॉम्पिटिटिव कंपेंसेशन ऑफर करेगा, बेनिफिट पैकेज ऑफर करेगा और प्रायोरिटाइज करेगा एथिकल और सस्टेनेबल सोर्सिंग प्रैक्टिसेस को। दोस्तों ग्रीन एचआरएम बताया जा रहा है कि ग्रीन एचआरएम का मतलब क्या होता है, इसे समझाया जा रहा है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज बेसिकली अ ग्रीन एचआरएम। दोस्तों ग्रीन एचआरएम का मतलब कंपनी का जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उसका फोकस होगा कि वो प्रमोट करेगा इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिस और बिहेवियर अमॉन्ग द एम्प्लॉय, यानी जितने भी एम्प्लॉय हैं सभी के बीच में इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिस को प्रमोट करना और बिहेवियर को प्रमोट करना। जैसे मान लीजिए कि कंपनी इंप्लीमेंट करेगी प्रैक्टिसेस, जैसा कि एम्प्लॉय को वो इंकरेज करेगी वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करे, एनर्जी सेविंग मेजर को प्रमोट करे। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि ग्रीन एचआरएम जब भी कोई कंपनी इंगेज होती है ग्रीन एचआरएम के प्रैक्टिसेस में तो ये अपना रेपुटेशन को इंप्रूव करती है अपने कस्टमर के बीच में, इन्वेस्टर के बीच में या दूसरे स्टेक होल्डर के बीच में। दोस्तों बताया जा रहा है कि सोसाइटी और वर्क प्लेस जैसे इवॉल्व होते हैं तो कंपनीज रिकॉग्नाइज करती है कि सस्टेनेबल एचआरएम प्रैक्टिस का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे यंगर जनरेशन, जो वर्कर का जो यंगर जनरेशन है वो दोस्तों सस्टेनेबिलिटी को वैल्यू करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वैल्यू करता है और वैसे एम्प्लॉयर को देखता है जो कि इन सभी वैल्यूज़ को शेयर करते हैं। उसके साथ ही दोस्तों जैसे सोसाइटी और वर्क प्लेस इवॉल्व होते हैं तो कंपनी रिकॉग्नाइज करते हैं कि सस्टेनेबल एचआरएम प्रैक्टिस का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे यंगर जनरेशन, जो वर्कर का यंगर जनरेशन है वो सस्टेनेबिलिटी को वैल्यू करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वैल्यू करता है और वैसे एम्प्लॉयर को देखता है जो कि इन सभी वैल्यूज़ को शेयर करेगा। तो उसके बाद दोस्तों कंपनीज जो है प्रेशर फेस करती है स्टेक होल्डर से, जैसे कि इन्वेस्टर या रेगुलेटर से, ताकि अपना कमिटमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट कर सके, सस्टेनेबिलिटी के कमिटमेंट को और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है सस्टेनेबल एचआरएम के बारे में, कि सस्टेनेबल एचआरएम का मतलब कि दोस्तों कंपनी का जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उसका फोकस होता है कि वो इंश्योर करे लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि एचआर प्रैक्टिसेस का क्या इंपैक्ट होगा एम्प्लॉय पे, कम्युनिटी पे, इन्वायरमेंट पे। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है वो प्रायोरिटाइज करती है एम्प्लॉय वेलबींग को, ट्रेनिंग ऑफर करती है, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है और इंप्लीमेंट करती है इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे वेस्ट रिड्यूस करना, कार्बन इमिशन, ये सभी चीज़। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा सस्टेनेबल एचआरएम है, ठीक है, इट सजेस्ट अ न्यू पर्सपेक्टिव। सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ दोस्तों बताया जा रहा है कि सस्टेनेबल एचआरएम का मतलब कंपनी का जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है वो फोकस्ड होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हो और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो। इसके अंदर एचआर प्रैक्टिसेस का इंपैक्ट देखा जाता है एम्प्लॉय पे, कम्युनिटी पे, इन्वायरमेंट पे, ठीक है। दोस्तों बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है जिसके अंदर बैंक्स भी आते हैं वो अपने सस्टेनेबल एचआरएम प्रैक्टिस को अप्लाई कर सकते हैं अब ताकि इंश्योर कर सके लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। जैसे बैंक इन्वेस्ट कर सकते हैं एम्प्लॉय ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में, ताकि उसके स्किल और नॉलेज को इम्प्रूव कर सके, एक हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके जो कि प्रायोरिटाइज कर रहा है एम्प्लॉय वेलबींग को और इम्प्लीमेंट कर सके दोस्तों सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को ताकि रिड्यूस करें उसके इन्वायरमेंट इम्पैक्ट को। अब जरा बात करते हैं कि कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी का क्या कंसेप्ट है। दोस्तों कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी एक आइडिया है कि जो बिजनेस है वो फोकस करेगा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस करेगा और पीपल और इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को भी कंसीडर करेगा। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है वो सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करती है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को यूज करना, वेस्ट को रिड्यूस करना, इको फ्रेंडली मटेरियल को यूज करना अपने प्रोडक्ट में। तो ये है दोस्तों हमारा कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, राइट। तो अब कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी के बारे में और एक पॉइंट बताया जा रहा है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो माइंडसेट है ना वो शिफ्ट हो गया है। कहाँ शिफ्ट हुआ है दोस्तों कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन माइंडसेट हैज़ बीन शिफ्टेड कि ये इंगेज होते हैं वैसे प्रैक्टिसेस में जो कि अच्छे होते हैं लोगों के लिए और एनवायरनमेंट के लिए और केवल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि खाली हम प्रॉफिट देख रहे हैं, हम ये भी देखेंगे कि ऐसा कौन सा प्रैक्टिस है जो कि अच्छा हो लोगों के लिए और एनवायरनमेंट के लिए। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, आइए समझते हैं एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से। दोस्तों बताया जा रहा है नेक्स्ट स्लाइड में कि गवर्नमेंट, सोसाइटीज़ एंड स्टेक होल्डर एक्सपेक्ट कॉर्पोरेशन टू इंगेज इन सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। क्या मतलब हुआ इसका कि जो कंपनीज़ हैं, राइट, सो कंपनीज़ के पास दोस्तों एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो कंसिडर करें कि सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट है और इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है।
और केवल प्रॉफिट को ही कंसिडर नहीं करे कि सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, केवल प्रॉफिट को ही नहीं कंसिडर करे, इन सभी चीज़ों को भी कंसिडर करें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर बताया जा रहा है कि एक कंपनी है वो चूज़ करती है कि सस्टेनेबल मटेरियल को यूज़ करेगी। ठीक है, अपने प्रोडक्ट में सस्टेनेबल मटेरियल को यूज़ करेगी कंपनी, वेस्ट को रिड्यूस करेगी, इमिशन को रिड्यूस करेगी, या इन्वेस्ट करेगी सोशल कॉज में। सोशल कॉज जैसे क्या हो गया, एजुकेशन हो गया या हेल्थ केयर हो गया, वहाँ इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, तो ये है दोस्तों गवर्नमेंट, सोसाइटीज एंड स्टेक होल्डर एक्सपेक्ट कॉर्पोरेशन टू इंगेज इन सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस। इससे क्या होगा कि स्टेक होल्डर के साथ ट्रस्ट बिल्डअप होगा और एक अच्छे वर्ल्ड के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो हमारा सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्रिटिकल है फ्यूचर के लिए। क्या मतलब हुआ दोस्तों इसका? दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, राइट, इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्या जरूरी है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है। हम ये इंश्योर करें कि इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए हम ये इंश्योर करें कि ग्रोथ सस्टेनेबल हो और किसी सोशल या इन्वायरमेंटल फैक्टर के एक्सपेंस पे ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनी है वो इन्वेस्ट करेगी दोस्तों, कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी? वो इन्वेस्ट करेगी रिन्यूएबल एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्ट करेगी ताकि जो फॉसिल फ्यूल्स पे जो रिलायंस है उसको कम कर सकें और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और साथ ही साथ दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सिमुलेट करें। ठीक है, ये पॉइंट बताया जा रहा है। थर्ड पॉइंट में बताया जा रहा है दोस्तों कि इन्वायरमेंटल एंड सोशल रिस्क डोमिनेट टॉप ग्लोबल रिस्क इन टर्म्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इम्पैक्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों इसका? इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। सो फ्रेंड्स लेट्स कंटिन्यू अवर डिस्कशन। बताया जा रहा है दोस्तों कि ग्लोबल रिस्क जैसे कि क्लाइमेट चेंज, सोशल इनइक्वालिटी, इन सभी का लोगों पे और इकोनॉमी पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे नेचुरल डिजास्टर जो क्लाइमेट चेंज के कारण होता है वो डैमेज कॉज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टी को, जिस कारण से इकोनॉमिक लॉस होता है, ह्यूमन सफ़र करते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज का पोटेंशियल है कि वो लॉन्ग लास्टिंग और इरिवर्सिबल डैमेज कर सकता है प्लानट को, इसमें सभी को इफेक्ट करेगा, फूड सिक्योरिटी से लेकर क्लीन वाटर तक एक्सेस करना। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के कारण सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन आया था, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो टेम्प्रोरी माना गया। दोस्तों ये आप लॉन्ग टर्म सक्सेस को इंश्योर करने के लिए कंपनी को कंसीडर करना है कि इन्वायरमेंटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और एक सस्टेनेबल स्ट्रेटजी डेवलप करना है जो कि इन सभी कंसर्न को एड्रेस करे। जैसे कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है रिन्यूएबल एनर्जी में, वेस्ट को रिड्यूस कर सकती है, इमिशन को रिड्यूस कर सकती है, या सपोर्ट कर सकती है लोकल कम्युनिटीज़ को फिलैंथ्रोपी से माध्यम से या वॉलंटरी माध्यम से। अब जरा बात करते हैं कि कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी क्या होता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि सस्टेनेबिलिटी कि हमें जो है रिसोर्सेज को एक तरीके से यूज़ करना है जो कि प्लानट को हार्म ना करे, ताकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसे एंजॉय कर सके, राइट। ये बताया जा रहा है, यही होता है हमारा सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग। सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग दोस्तों बताया जा रहा है कि हमें ऐसे यूज करें अपने ह्यूमन रिसोर्स को सो दैट वी डू नॉट हार्म इट, राइट, एंड आवर फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो यूज इट इन अ गुड वे। तो ये बताया जा रहा है दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या बताया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे कंपनी जो है कंसिडर करे केवल अपने प्रॉफिट को नहीं, लेकिन ये भी देखे कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे और सोसाइटी पे एज अ होल। तो जैसे मान लीजिए कि कंपनी जो क्लॉथिंग प्रोड्यूस करती है वो सस्टेनेबल मटेरियल को यूज़ करेगी, जैसे ऑर्गेनिक कॉटन या रिसाइकल पॉलिस्टर। इंश्योर करेगी कि वर्कर को फेयर वेज दिया जाए, उसके पास सेफ वर्किंग कंडीशन हो। दोस्तों बताया जा रहा है कि कंपनी फोकस करे सस्टेनेबल ग्रोथ पे। यदि इसका मतलब कि आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करना पड़े, कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी इन्वेस्ट करेगी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में जिसका हाई अपफ्रंट कॉस्ट होगा, लेकिन ये पैसा सेव करेगा लॉन्ग रन में और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट पे। दोस्तों बताया जा रहा है कि कंपनी एम करेगी कि वो प्रोडक्ट को प्रोवाइड करे, प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करे ऐसे तरीके से जो कि एनवायरनमेंट को हार्म ना करे और इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में बताइए, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, देखते हैं क्या क्या समझाया जा रहा है। सो लेट्स डिस्कस व्हाट हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि सस्टेनेबिलिटी का 3 पिलर होता है। एक होता है एनवायरनमेंट, एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है सोशल। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप प्रेजेंट नीड मीट कर रहे हैं बिना फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। तो इस गोल को अचीव करने के लिए सस्टेनेबिलिटी का 3 पिलर है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या होता है दोस्तों? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ये कंसर्न होता है दोस्तों कि आप ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो नेगेटिव इंपैक्ट है नेचुरल एनवायरमेंट पे उसको कम करें। सो यू शुड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑन द नेचुरल एनवायरमेंट। ये होता है दोस्तों हमारा दिस इज द आवर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, राइट। सो दोस्तों बताया जा रहा है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के बारे में। जैसे एग्जांपल बताएं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का, जैसे आप ग्रीन हाउस गैस को कम कर रहे हैं, यू आर रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड देन यू आर कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स, राइट। दीज आर द एग्जांपल ऑफ आवर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो 3 पिलर है दोस्तों, उसको मैं आपको समझाता हूँ। व्हाट आर द 3 पिलर्स?
सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स। तो दोस्तों फिर है सोशल सस्टेनेबिलिटी। ये जो डायमेंशन है सोशल सस्टेनेबिलिटी, ये कंसर्न है कि आप सोशल वेलबींग को प्रमोट करें, राइट। सो व्हाट यू डू, यू प्रमोट द सोशल वेलबींग और इक्वालिटी को आप प्रमोट करें। इसका यदि हम एग्जांपल की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ द सोशल सस्टेनेबिलिटी, सो जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसके अंदर आप फेयर वेज दे रहे हैं, आप बेनिफिट्स दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, आप प्रमोट कर रहे हैं डाइवर्सिटी को और इंक्लूजन को, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सोशल सस्टेनेबिलिटी। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि जो 3 पिलर्स होते हैं उसको कभी कभी प्लैनेट, प्रॉफिट और पीपल कहा जाता है, ताकि इसके डिफरेंट एस्पेक्ट को आप विजुअलाइज कर सकें, राइट। सो दीज आर कॉल्ड प्लैनेट, पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट एंड पीपल, ओके। उसके बाद दोस्तों प्लैनेट का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंटल डायमेंशन सस्टेनेबिलिटी। पीपल का, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक डायमेंशन, और पीपल का मतलब क्या होता है, सोशल डायमेंशन। तो तीनों डायमेंशन को बताया गया है, प्लैनेट, प्रॉफिट, पीपल। प्लैनेट का मतलब हुआ हमारा एनवायरमेंटल डायमेंशन, प्रॉफिट हुआ आपका इकोनॉमिक, और पीपल हुआ आपका सोशल डायमेंशन। तो दोस्तों सस्टेनेबल, ट्रूली सस्टेनेबल होने के लिए एक बिजनेस को तीनों पिलर को ध्यान में रखना पड़ेगा और एक सस्टेनेबल प्लान डेवलप करना पड़ेगा जो कि इन सभी को एड्रेस करे। जैसे एक सस्टेनेबल बिजनेस डेवलप करेगा दोस्तों एक प्लान कि हम एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को यूज करके, वेस्ट को रिड्यूस करेंगे। उसके साथ ही साथ दोस्तों ये इन्वेस्ट करेंगे एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम में, डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ताकि सोशल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर सकें और फेयर वेज बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें अपने वर्कर को, सो दैट टू प्रमोट इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। चलिए अब देख सकते हैं दोस्तों एनवायरमेंटल, प्लैनेट, सोशल, पीपल और इकोनॉमिक प्रॉफिट, इन तीनों का यहाँ पे शो किया गया है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि एनवायरमेंटल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी एम्फसाइज करता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या इंपैक्ट होगा, खासकर इसमें बात करें बिजनेस एक्टिविटीज़ का। तो देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ में स्पेसिफिकली बात करें दोस्तों बिजनेस एक्टिविटी का क्या इंपैक्ट होगा, ये बताया जा रहा है दोस्तों हमारा इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, राइट। सो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या होता है दोस्तों, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी किस चीज़ के बारे में बात करता है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी दोस्तों इम्पसाइज करता है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इम्पसाइज करता है दोस्तों कि ह्यूमन एक्टिविटी, खासकर बिजनेस एक्टिविटी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा नेचुरल इन्वायरमेंट पे। तो सस्टेनेबल होने के लिए बिजनेस जो है अपने नेगेटिव इंपैक्ट को कम करे, राइट। व्हाट शुड आप बिजनेस क्या करे दोस्तों, अपने नेगेटिव इंपैक्ट को कम करे इन्वायरमेंट पे। जैसे मान लीजिए कि बिजनेस जो है अपने फॉसिल फ्यूल्स के यूज को कम करे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में जाए। दोस्तों बताया जा रहा है कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होने के लिए बिजनेस को स्टेप लेना पड़ेगा अपने इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को कम करने के लिए अक्रॉस ऑल द एरिया ऑफ ऑपरेशन। इसके अंदर दोस्तों एनर्जी कंजप्शन को कम करना बिल्डिंग में, सस्टेनेबल मटेरियल को यूज़ करना प्रोडक्ट में, एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस को अडॉप्ट करना, ये सभी चीज़ आते हैं। जैसे बिल्डिंग स्विच करेगी एलईडी लाइटिंग में ताकि एनर्जी कंजप्शन को कम कर सके, या रीडिज़ाइन करेगी अपने प्रोडक्ट को, राइट। बिजनेस क्या करेगी, अपनी प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करेगी। दोस्तों इन्वायरमेंटल बहुत तरह की इनिशिएटिव है जो कि बिजनेस ले सकती है एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करने के लिए। जैसे अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स को फाइंड करना, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। कैसे कार्बन फुटप्रिंट कम करेगी, तो एनर्जी कंजप्शन को कम करेगी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में स्विच करेगी, कार्बन ऑफसेट प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेगी, सस्टेनेबल मटेरियल को यूज करना पैकेजिंग के लिए, तो बिजनेस सस्टेनेबल मटेरियल को यूज करेगी जैसे बाम्बू, रिसाइकल पेपर, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पैकेजिंग, ताकि अपने वेस्ट को कम कर सके, वेस्ट को मैनेज करना। दोस्तों सोशल पिलर क्या होता है कि सोशल पिलर का मतलब कैसे एम्प्लॉय या दूसरे के स्टेक होल्डर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अफेक्ट होते हैं और कैसे वो ट्रीट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो दोस्तों सस्टेनेबिलिटी का जो सोशल डायमेंशन है वो कंसर्न है कि सोशल वेलबींग को प्रमोट करें और इक्वालिटी को प्रमोट करें। इसके अंदर दोस्तों एम्प्लॉय को ट्रीट करना, कस्टमर को ट्रीट करना या दूसरे स्टेक होल्डर को ट्रीट करना फेयरली और एथिकली, और डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को प्रमोट करना। जैसे मान लीजिए कि एक सोशली सस्टेनेबल बिजनेस होगा, वो फेयर वेज प्रोवाइड करेगा, बेनिफिट प्रोवाइड करेगा अपने एम्प्लॉय को, अपॉर्चुनिटी ऑफर करेगा प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, एडवांसमेंट के लिए, और एक ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन मेंटेन करेगा स्टेक होल्डर से। ये प्रायोरिटाइज करेगा लोकल कम्युनिटी का नीड को और वर्क को, ताकि सोशल कॉज और इनिशिएटिव को प्रमोट कर सकें। दोस्तों आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। लेट अस डिस्कस व्हाट हैव एक्सप्लेन द नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों बताया जा रहा है कि सोशल पिलर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सोशल पिलर किससे कंसर्न है कि इट कंसर्न विद एम्प्लॉय एंड अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इट कंसर्न विद हाउ एम्प्लॉय, राइट। वी आर टॉक अबाउट कैसे एम्प्लॉय या दूसरे के स्टेक होल्डर जो है एक्सटर्नल कैसे अफेक्ट होते हैं, ट्रीट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, राइट। सोशली सस्टेनेबल ये सब बात मैंने आपको बताई है। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि सोशल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है। सोशल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी एम्फसाइज करता है कि एम्प्लॉय को ट्रीट करें, ठीक है। सो व्हाट डज इट एम्फसाइज, इट इसके अंदर दोस्तों सो फ्रेंड्स आइए डिस्कस करते हैं सस्टेनेबिलिटी के बारे में। दोस्तों क्या बताया जा रहा है सस्टेनेबिलिटी के बारे में, डिस्कस बताया जा रहा है दोस्तों कि सस्टेनेबिलिटी जो है एक क्षमता होती है बिजनेस का कि वो प्रेजेंट को नीड को मीट कर सके बिना फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए। दोस्तों बताया जा रहा है कि कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी के अंदर आप क्या करते हैं, सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस को इंटीग्रेट करते हैं अपने बिजनेस के सभी एस्पेक्ट में, ऑपरेशन में।
सो फ्रेंड्स, CSR जब भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आपको बताया कि CSR एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है किसी कंपनी का कि वो ऑपरेट होगी एथिकल और सस्टेनेबल मैनर में। इसके अंदर दोस्तों ऑनगोइंग एफर्ट होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करें, मैक्सिमाइज करें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में और इन्वायरमेंट में। CSR इनिशिएटिव हमेशा कंपनीज ऑलवेज इवॉल्विंग इवॉल्व हो रहा है दोस्तों, जैसे जैसे कंपनी रिस्पॉन्ड कर रही है सोशल और इन्वायरमेंटल इशूज़ को और स्टेक होल्डर के एक्सपेक्टेशन को। अब जरा बात करते हैं दोस्तों कि CSR, देखिए यहाँ पे कंसेप्ट डिफरेंस क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी में। कंसेप्ट के बेसिस पे दोस्तों कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंप्लायंस के रिगार्डिंग है रादर देन द बिजनेस, और कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी दोस्तों बिजनेस के बारे में है, रूडिमेंट्स पे नहीं। दोस्तों एप्लीकेबिलिटी जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंट पे फोकस करता है, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर पे फोकस करता है। स्केल की बात करें तो CSR जो है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इंटीग्रल पार्ट है CSR का। दोस्तों विजन की बात करें तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बैकवर्ड लुक करता है और कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी फॉरवर्ड लुकिंग है। टारगेट की बात करें तो देखिए CSR का टारगेट है ओपिनियन फॉर्मेशन, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी जो है होल वैल्यू चेन पे ध्यान देता है। मोटिवेशन या ड्राइविंग फोर्स की बात करें तो एक कंपनी के रेपुटेशन को प्रेडिक्ट करना काम है CSR का, और कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी का काम है कि वो नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा इमर्जिंग मार्केट के लिए। मैनेजमेंट की बात करें तो CSR को मैनेज किया जाता है कम्युनिकेशन टीम के द्वारा और कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी को मैनेज किया जाता है ऑपरेशन या मार्केटिंग टीम के द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेटजी के HRM से कैसे सस्टेनेबल HRM का इवोल्यूशन हुआ, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि HRM एक तरीका है जिसके द्वारा आप लोगों को मैनेज कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अंदर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपेंसेशन ये सभी आता है। दोस्तों एम्प्लॉय जो है क्रिटिकल एसेट को मानता है HRM। दोस्तों बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल का मतलब नॉलेज, स्किल या एबिलिटीज़, राइट। सो फ्रेंड्स ह्यूमन कैपिटल के बारे में बताया जा रहा है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब नॉलेज, स्किल या एबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉय का, जिसको यूज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू क्रिएशन के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात को समझा है कि एम्प्लॉय जो है एक तरह का कैपिटल है जिसको इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आप रिटर्न मिले, ROI मिले। जैसे एम्प्लॉय के ट्रेनिंग में इन्वेस्ट कीजिए, डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कीजिए, ये सभी उनके स्किल और एबिलिटीज़ को इंप्रूव करेगा, जिसके द्वारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दोस्तों थर्ड पॉइंट में क्या बताया जा रहा है HRM के बारे में। सो थर्ड पॉइंट में दोस्तों बताया जा रहा है कि HRM हैज़ इवॉल्व्ड इनटू human capital management which encompass effective design and implementation of policies, procedures and program to manage knowledge. सो फ्रेंड्स लेट्स डिस्कस कंटिन्यू आवर डिस्कशन। दोस्तों बताया जा रहा है कि कंपनीज अब अपने एम्प्लॉय को वैल्यूएबल एसेट के रूप में देखते हैं, जैसा कि मनी हो या इक्विपमेंट हो। वो बिलीव करते हैं कि एम्प्लॉय में इन्वेस्ट करना, जैसे उनके ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी देना, इस कारण से ROI में बेटर रिटर्न आएगा कंपनी के लिए। दोस्तों कंपनी इन्वेस्ट करते हैं एम्प्लॉय के एजुकेशन में ताकि उनकी स्किल और नॉलेज को बढ़ा सकें। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इवॉल्व हो गया है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट में, HCM, ठीक है। दोस्तों इसका फोकस होता है कि नॉलेज को मैनेज करना, स्किल को मैनेज करना और क्रिएटिविटी एप्टीट्यूड को मैनेज करना। SCM के अंदर दोस्तों इफेक्टिव पॉलिसीज, प्रोसीड्यूर्स को डेवलप किया जाता है, प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है जो कि सपोर्ट करता है एम्प्लॉय के ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। दोस्तों बताया जा रहा है कि एफर्ट तो लिया गया है कि HRM को अलाइन कर सके कॉर्पोरेट बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ। सो मेनी एफर्ट्स हैव बीन डन, राइट, सो दैट वी कैन अलाइन आवर HRM विद द कॉर्पोरेट बिजनेस ऑब्जेक्टिव। लेकिन अभी भी दोस्तों फोकस है कि एम्प्लॉय वेलफेयर और बेनिफिट पे। जैसे मान लीजिए कि कंपनी बेनिफिट ऑफर करती है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस देती है, ठीक है, रिटायरमेंट प्लान देती है या वैकेशन टाइम देती है कि अट्रैक्ट कर सके, एम्प्लॉय को रिटेन कर सके। लेकिन दोस्तों ये हमेशा कंपनीज़ के ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी से अलाइन होता नहीं है। दोस्तों SHRM का फुल फॉर्म है स्ट्रेटजिक HRM। ये कॉन्सेप्ट है जो कि इमर्ज हुआ ताकि HR फंक्शन को अलाइन कर सके कॉर्पोरेट बिजनेस गोल से और स्ट्रेटजी से। इसके अंदर आप HR पॉलिसीज़ को डेवलप करते हैं, प्रोग्राम को डेवलप करते हैं जो कि कंपनीज़ के ओवरऑल स्ट्रेटजीज़ को सपोर्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है वो ग्लोबली एक्सपेंड होना चाह रही है, तो वो HR पॉलिसी डेवलप करेगी जो कि फोकस होगा एम्प्लॉय को हायर करने में, जिसका लैंग्वेज स्किल है, जिसको कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है टारगेट मार्केट का। SHRM इंश्योर करता है कि जो HR डिसीजन है वो अलाइन हो कंपनी के ओवरऑल बिजनेस गोल से। दोस्तों SHRM के बारे में और क्या पॉइंट बताया जा रहा है? बताया जा रहा है दोस्तों कि HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट में इवॉल्व हुआ, जिसका फोकस होता है कि ROI को मैक्सिमाइज करें। इसका मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉय को वैल्यूएबल एसेट के रूप में देखती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है SHRM के बारे में, स्ट्रेटजिक HRM के बारे में। आइए डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस व्हाट हैव बीन एक्सप्लेन रिगार्डिंग SHRM। दोस्तों SHRM HR प्रैक्टिसेस को अलाइन करता है कंपनी के ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी से ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल को आप अचीव कर सकें। इसके अंदर HR पॉलिसीज और प्रोग्राम को डेवलप किया जाएगा जो कि कंपनी के मिशन, विजन, वैल्यूज़ को सपोर्ट करेगा। दोस्तों SHRM यानी स्ट्रेटजिक HRM इंटीग्रेट करता है HR को
पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, कल्चर में, वर्क परफॉर्मेंस में और इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। इसका मतलब दोस्तों कि एचआर एक सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं रहा, ये इंटीग्रल पार्ट हो गया कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेटजी का। जैसे कंपनी एक कल्चर डेवलप करेगी जो वैल्यू करेगा एम्प्लॉय डेवलपमेंट को, ग्रोथ को, जिससे क्या होगा कि जो टॉप टैलेंट है उसको अट्रैक्ट कर सकेंगे, रिटेन कर सकेंगे। लास्ट पॉइंट बताया जा रहा है दोस्तों कि एचआर प्रोफेशनल नॉलेजेबल हो, केवल उनको एचआर स्किल ही नहीं पता हो लेकिन उनको बिजनेस डायनेमिक पता हो, स्ट्रेटजिक पता हो, मार्केट मूव्स पता हो। इसका मतलब दोस्तों जो एचआर प्रोफेशनल है उन्हें इस बात को समझना है कि कैसे कंपनी ऑपरेट हो रही है, कैसे एचआर सपोर्ट कर सकता है कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेटजीज को। जैसे एचआर प्रोफेशनल मान लीजिए टेक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो उनको लेटेस्ट ट्रेंड देखना है टेक इंडस्ट्री में, ताकि इफेक्टिव पॉलिसीज़ को डेवलप कर सकें। तो ये सभी पॉइंट्स है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन एम ये है कि आप जो है जो प्रेजेंट जनरेशन का नीड है, इसको मैंने आपको पहले ही बताया है, राइट। आई हैव टोल्ड यू, वी हैव डिस्कस दिस थिंग ऑलरेडी इन आवर अर्लियर सेशन। दोस्तों आइए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहाँ पे रोल है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन हैव अ रोल इन सोसाइटी एंड शुड फोकस ऑन कम्युनिटी इंटरेस्ट इन एडिशन टू द प्रॉफिट। सोसाइटल इशूज जैसे पॉल्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोलॉजी कंसर्न, ये सभी इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, हैव इन्फ्लुएंस द इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी किससे रिलेटेड है ये बताया जा रहा है कि कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इज रिलेटेड टू विच पॉइंट। सो कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। मैंने आपको कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी पहले समझाया था एंड दिस इज रिलेटेड टू योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि सस्टेनेबिलिटी के अंदर आप प्रिजर्व करते हैं, रिजनरेट करते हैं, डेवलप करते हैं इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेज को। ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज़ करती है कि एक कंस्ट्रक्टिव रोल को प्ले करें सोसाइटल इशूज़ में। इन द सोसाइटल इशू ऑर्गेनाइजेशन आर रियलाइजिंग दैट दे नीड टू प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन द सोसाइटल इशूज़। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एचआरएम जो है ट्रांसफॉर्म हुआ है स्ट्रेटजिक एचआरएम से सस्टेनेबल एचआरएम में। देखिए एसएचआरएम क्या हुआ आपका, स्ट्रेटजिक एचआरएम हुआ, राइट। HRM has transformed from strategic human resource management to sustainable human resource management। sustainable human resource management का फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों STHRM। क्या मतलब है दोस्तों, STHRM इज़ द रिजल्ट ऑफ लिंकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो HRM जो है पहले था स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग SHRM कहते हैं। इससे ये ट्रांसफॉर्म होके कन्वर्ट हो गया है STHRM में, यानी सस्टेनेबल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, जिसको शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों STHRM, राइट। सो दिस इज़ हाउ आवर HRM हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड। तो इसका ये क्या करता है दोस्तों, ये लिंक करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किसके साथ, इट लिंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद HRM, यानी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को HRM के साथ लिंक करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अब रिकॉग्नाइज करता है कि पहले समझते हैं कि SHRM क्या होता है। तो SHRM दोस्तों एक प्रोसेस है कि आप ह्यूमन रिसोर्स के स्ट्रेटजी को अलाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ, ताकि आप बिजनेस परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकें। सस्टेनेबल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों, ये SHRM का एक एक्सटेंशन है जहाँ पे 4 स्ट्रेटजीज और प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाता है ताकि फाइनेंशियल, सोशल और इकोलॉजिकल गोल को आप अचीव कर सकें। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है जो कि प्रैक्टिस करती है SHRM को, वो फोकस करेगी अपने एम्प्लॉय को हायर करना, उसे ट्रेन करना, ताकि उसके प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सके, लेबर कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ एक कंपनी जो कि प्रैक्टिस करेगी STHRM, वो फोकस करेगी एम्प्लॉय को ट्रेन करना, एम्प्लॉय को हायर करना जिसके पास सस्टेनेबल नॉलेज होगा, स्किल होगा, ताकि अपने कंपनी के फाइनेंशियल, सोशल और इकोलॉजिकल गोल को अचीव कर सके। दोस्तों STHRM के बारे में बताया जा रहा है, इट इज़ रिजल्ट ऑफ लिंकिंग सस्टेनेबल गोल। यानी दोस्तों जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि आप प्रेजेंट के नीड को मीट करते हैं बिना फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, ठीक है। तो दोस्तों STHRM में क्या है कि STHRM एक रिजल्ट है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को HRM के साथ लिंक कर दिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि इंश्योर करें कि कंपनी का जो गोल है वो अचीव हो रहा है एक सस्टेनेबल वे में। ये होता है दोस्तों हमारा STHRM। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं कि एक कंपनी है दोस्तों जो कि प्रैक्टिस करती है STHRM को, वो क्या करेगी, वो इम्प्लीमेंट करेगी एक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी जो कि रिड्यूस करेगा, दैट विल रिड्यूस वेस्ट एंड प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी। ये इंकरेज करेगा एम्प्लॉय को कि वो बाइक यूज़ करे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करे अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए।